बेटा हम लोग पढ़ेंगे आज प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन कैपिटल। लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल। तो सेल वाले सारे रेशियो सिंपल थे, नीचे नेट सेल आता, ऊपर वो आता जिसका रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट रेशियो है तो नेट प्रॉफिट, और जीपी रेशियो है तो जीपी। अब इसमें बड़ा सिंपल काम है, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन कैपिटल। अब हम बेस सेल को नहीं बनाएंगे, अलग अलग चीज़ों को बेस बनाएंगे। पहला रेशियो इस कैटेगरी में आता है, ध्यान दे ले इधर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आता है? जिसका फॉर्मूला होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल। EBIT तो हमें पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, आप लोगों ने अभी तक कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पढ़ा होगा जो हम हमारे पैसों की कैपिटल लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से उसमें आना चाहिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व है। लेकिन आपकी किताब कहती है उसमें लॉन्ग टर्म डेट भी लो। वो ये मानती है आपकी किताब कि लॉन्ग टर्म डेट भी आपकी कैपिटल का हिस्सा है। जैसे अगर मैंने 10 लाख रुपए डिवेंचर से उठाए हैं तो डिवेंचर भी मेरी कंपनी के लोग हैं, जबकि डिवेंचर को हम आउटसाइड लायबिलिटी मानते हैं, वो बाहर के लोग हैं। फिर भी FM ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, वो भी घर के लोग हैं, वो भी कैपिटल का पार्ट है। इसीलिए हम ऊपर प्रॉफिट नहीं ले रहे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं तो इंटरेस्ट भी तो खर्चा है, हम इंटरेस्ट को नहीं ले रहे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट को खर्चा नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जिन लोगों को देते हैं ना, उन लोगों को हम घर के आदमी मान रहे हैं। तो नीचे हम कैपिटल में लॉन्ग टर्म डेट ले रहे हैं ना, इसलिए ऊपर प्रॉफिट भी कौन सा ले रहे हैं? बिफोर इंटरेस्ट। अदरवाइज प्रॉफिट कौन सा लेना चाहिए था? आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स। लेकिन हम इंटरेस्ट, टैक्स तो चलो गवर्नमेंट को देना है, वो तो लेना ही नहीं है। इंटरेस्ट तो लेते ना, लेकिन कौन सा ले रहे हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट किसको देते हो? लॉन्ग टर्म डेट को। और लॉन्ग टर्म डेट को हम घर के लोग मान रहे हैं। हम मान रहे हैं ये तो हमारे घर के ही लोग हैं। तो हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट, इन सबको मिला के हम मानते हैं कि ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। दिस इज आवर कैपिटल। 12th क्लास में जब ये पढ़ते थे ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस आता था, लॉन्ग टर्म डेट नहीं आता था। और अगर थोड़ा सेंसिबल सोचो तो आना भी नहीं चाहिए। अभी तुम्हें 3rd ईयर में मैं अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा कि हम लोग शेयर की वैल्यू निकालेंगे। एक चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर अकाउंट्स में, उसके अंदर आता है कि आप शेयर की वैल्यू निकालने के लिए एसेट में से सारी लायबिलिटी माइनस करो, और उसमें हम लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म डेट को भी लायबिलिटी मानेंगे। इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट को क्या मानेंगे? लायबिलिटी। सेम कंसेप्ट है, वहाँ पे भी शेयर की बात हो रही है, यहाँ पे भी यही बात हो रही है, लेकिन व्यू अलग अलग है भाई, ओपिनियन अलग अलग है। कुछ ऑथर का ये मानना है कि लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल का पार्ट है, और कुछ ऑथर का ये मानना है कि लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल का पार्ट नहीं है। खैर आपकी किताब में अच्छी बात है, कंफ्यूज नहीं करा, एक ही व्यू है। हम कैपिटल में क्या लेंगे? लॉन्ग टर्म। तो कोई आपसे पूछे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट, और ऊपर आ जाएगा EBIT, अर्निंग। इतनी FM पढ़ाने के बाद EBIT क्या होता है ये नहीं पढ़ाना पड़ेगा मुझे। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, तो क्या आएगा? EB। ठीक है बिरला जी। अब इस कैटेगरी में दूसरा रेशियो आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी शेयर वाले बोलते हैं, इक्विटी शेयर वाले, कि अबे यार ये तो तुम्हारी कंपनी का रिटर्न है, इसमें तो तुमने प्रेफरेंस शेयर सब ले लिए लॉन्ग टर्म रूट, हमारा रिटर्न बताओ। हमारा इक्विटी का असली ओनर तो हम है। तो इक्विटी वालों को कहते हैं देखो जो प्रॉफिट टैक्स के बाद बचा वो सब तुम्हारा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर, तुम्हारा फंड ले लो। अब जैसे तुमने हमारी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए थे, प्लस अभी 2 लाख रुपए के रिजर्व है, तो 10 और 2 तुम्हारा फंड हो गया 12 लाख, तो नीचे ले लो 12 लाख। और कंपनी कमा रही है 1,20,000, तो 1,20,000 अपन 12 लाख इंटू 100 कर लो, 10%। ये सब इंटू 100 कर लेना, मैं भूल गया, इंटू सब परसेंटेज में निकलेंगे। किस में निकलेंगे? बढ़िया बेटा, किस में निकलेंगे? ये परसेंटेज में, इसलिए इंटू 100 कर लेना। हाँ एक चीज और, यहाँ मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है, क्योंकि टैक्स के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो इक्विटी का होता है।
लेकिन आपको सबको पता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर है तो पहले उनको डिविडेंड देना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर हो तो पहले उनको डिविडेंड देना। अब जैसे सपोज करो तुम्हारा प्रॉफिट 1,20,000 है और 20,000 रुपये उनका डिविडेंड है, तो वो भी माइनस करना। तो 1,20,000 में से डिविडेंड माइनस करना तो कितना आएगा? 1,00,000। तुम्हें ये बात याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से लिख लेना, इफ़ देयर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो आप प्रॉफिट टैक्स में से क्या माइनस कर देना? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्या माइनस कर देना? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है मेरे बच्चों, चिन्नू बढ़िया बेटा। अब आगे इस कैटेगरी में पहला रेशो हो गया, ये दूसरा रेशो हो गया, तीसरा रेशो आता है रिटर्न ऑन टोटल एसेट। क्या आता है? ये बंदा कहता है कि आप लोग जो रिटर्न निकाल रहे हो वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे मत निकालो, आप रिटर्न निकालो टोटल एसेट पे। धंधे में तो आपने एसेट लगाई है ना, आपको क्या मतलब इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, लॉन्ग टर्म कितना है, आप तो एसेट लगाइए, आप तो एसेट का टोटल करो, नीचे टोटल एसेट ले लो और ऊपर प्रॉफिट आफ्टर उसमें इंटरेस्ट वापस से ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि जो एसेट में पैसा लगा है वो तो इक्विटी वालों का भी होगा, प्रेफरेंस वालों का भी होगा और डिवेंचर वालों का भी होगा। एसेट में तो सबका पैसा लगा हुआ है, क्योंकि आज मैंने डिवेंचर इशू किए 1 करोड़ रुपए के, तो वो 1 करोड़ में खा थोड़ी गया, वो 1 करोड़ की भी मैंने एसेट खरीदी। और मैंने 10 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर इशू किए, उसकी भी मैंने एसेट खरीदी। 20 करोड़ के इक्विटी इशू किए, उसकी भी मैंने एसेट खरीदी। तो जो एसेट है वो तो सबके कॉन्ट्रीब्यूशन से आई है, तो उसमें डिवेंचर भी शामिल है। और डिवेंचर को आप इंटरेस्ट देते हो, तो वो इंटरेस्ट को आप कॉस्ट मत मानो, उसे भी प्रॉफिट में वापस। अब सवाल ये उठता है कि जब आप इंटरेस्ट को प्रॉफिट में ऐड ही कर रहे हो, तो जैसे इसने EBIT लिया आप भी EBIT ले लो। लेकिन आपको मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, अगर मैं EBIT ले लूँगा तो मुझे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप क्या करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लो। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोगे तो इंटरेस्ट पहले माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट माइनस होगा, टैक्स माइनस हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट को वापस से ऐड कर दो ताकि हमें टैक्स का बेनिफिट मिल गया। कैपिटल बजटिंग में खूब करते थे हम ये कि हम पहले इंटरेस्ट माइनस डेप माइनस कर देते थे और डेप को वापस से, यहाँ भी ऐसा ही करो, इंटरेस्ट को पहले माइनस कर दो, टैक्स को माइनस कर दो और इंटरेस्ट को वापस से। सर ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं करी? क्योंकि यहाँ पर मैं EBIT ले रहा हूँ, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जब मैं टैक्स के पहले का प्रॉफिट ले रहा हूँ तो टैक्स बेनिफिट का सवाल ही नहीं उठता, मैं टैक्स को कुछ मान ही नहीं रहा। मेरे को तो प्रॉफिट ही कौन सा चाहिए? टैक्स के पहले का। जब मुझे टैक्स के पहले का प्रॉफिट चाहिए तो मैं टैक्स बेनिफिट की बात ही क्यों करूँ? लेकिन यहाँ पे मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? टैक्स के बाद का। तो टैक्स के बाद का फाइनल प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका था, इंटरेस्ट को मैं अपना खर्चा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं डिवेंचर होल्डर को अपना वेंडर नहीं मानता, मैं उनको अपनी कैपिटल का हिस्सा मानता हूँ। तुम दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख सकते। तुम ये कह रहे हो कि डिवेंचर होल्डर तुम्हारे घर के लोग हैं, तो फिर इंटरेस्ट को कॉस्ट मत मानो, और वो डिवेंचर होल्डर के पैसों से ही तुमने एसेट खरीदी है। तो यहाँ टोटल एसेट ले रहे हो तो टोटल एसेट तो सबके कंट्रीब्यूशन से आई है, सबके कंट्रीब्यूशन से आई है, तो फिर इसमें डिवेंचर का भी पैसा लगा हुआ होगा और डिवेंचर को तुम इंटरेस्ट पे करते हो, वो इंटरेस्ट को तुम खर्चा मत मानो। लेकिन तुम्हें टैक्स निकालने के लिए सारे खर्चे माइनस करने पड़ते हैं, तो तुमने इंटरेस्ट भी माइनस किया होगा, तो वो इंटरेस्ट को वापस से ऐड कर दो। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इतना डीप में ना जाकर मैं तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम्हें ईजी वे में समझ में आए तो तुम्हें इतना कह सकता हूँ, हमेशा बेस सेम होना चाहिए। अगर आप कोई रेशो निकाल रहे हो तो बेस क्या होना चाहिए? सेम। अगर आप नीचे कह रहे हो कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर ये मेरे घर के लोग हैं, तो इनको जो पैसे तुम दे रहे हो ये तुम्हारी कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करके ले लो इनको देने के पहले। जैसे आज मैं अपना रिटर्न निकालूंगा तो ये कैसे निकालूंगा कि शब्बीर ने कितना कमाया BCC से, जो भी फीस आई, फीस में से जो भी खर्चे थे वो माइनस कर दिए, सबकी सैलरी, सबका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, टोटल आए 9 लाख रुपए। अब वो 9 लाख हम तीनों में बटेंगे। तो अगर मेरे को रिटर्न निकालना होगा तो मैं ऐसे थोड़ी करूँगा कि 3 लाख अपॉन जो मैंने कैपिटल लगाई थी, क्योंकि 3 लाख अब्देली को मिले, 3 लाख मुर्सा को, 3 लाख मुझे, मैं तो ऊपर पूरे 9 लाख लूँगा। क्योंकि अगर ऐसे में अप्रोप्रिएशन कर दूंगा, बांट दूंगा 9 लाख को, तो ऐसे तो 3 लाख मैंने ले लिए, 3 अब्देली ने ले लिए, 3 मुर्तज़ा ने ले लिए, तो प्रॉफिट तो जीरो हो गया, तो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल तो जीरो आएगा, क्योंकि तुमने प्रॉफिट का तो सब जगह बंटवारा कर दिया। बंटवारा मत करो,
प्रॉफिट को पूरा लो। हाँ, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए था, लेकिन कब माइनस करो? जब आप डिवेंचर वालों को अपनी लाइबिलिटी मान रहे हो। जब आप डिवेंचर वालों को ही अपनी कैपिटल मान रहे हो तो फिर इंटरेस्ट माइनस मत करो। तो यहाँ पे भी नहीं किया और यहाँ टैक्स भी माइनस नहीं किया। यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस कर चुका था, टैक्स भी माइनस कर चुका था, तो इंटरेस्ट वापस से ऐड कर दिया। यहाँ पे टैक्स माइनस क्यों नहीं किया? ये अप्रोचेस जब आई थी ना, तब टैक्स का इतना रिलेवेंस नहीं था। जैसे इनकम टैक्स ही 1961 में आया है, तो इनकम टैक्स आए हुए कितने साल हुए हैं? 60 साल इंडिया में। एफएम को आए हुए 1000 साल हो गए। एफएम कोई आज का कंसेप्ट थोड़ी है। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच बहुत पुरानी अप्रोच है। 1000 साल ज़्यादा बोल गया मैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी साल हो गए, ठीक है। मोदी गिलानी एंड मिलर की अप्रोच 1870 ऐसी कुछ है, तुम्हारी किताब में ही दे रखा है 1878 MM अप्रोच। तो ये अप्रोचेस जब दी थी, ये फॉर्मूले वगैरह जब दिए थे, तब टैक्सेशन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता था। फिर बाद में जब टैक्स का भी रोल आया तो इन फॉर्मूले को अमेंड किया गया और उसमें टैक्स का इफेक्ट भी डाला गया। ऐसे चलो, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में 18 तक करा दिए थे। 19 से देखो, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट देख लेना। 19 शेयर कैपिटल दे रखी है तुम्हें, इक्विटी 4 लाख, प्रेफरेंस 1 लाख, जनरल रिजर्व 184, डिवेंचर 4 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 80,000। कितना बेटा? बराबर पढ़ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। पहले एक बार ऊपर पढ़ो, पूछा क्या है? कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको ही बोलते हैं बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दो। इसी को क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऊपर चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसने दे रखा है प्रॉफिट बिफोर सॉरी आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। तनीषा आ रहा हूँ 1 मिनट आ रहा हूँ। अगर मैंने तेरे को दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, तो उसे बिफोर इंटरेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि बिफोर टैक्स है, लेकिन मुझे तो बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, तो बिफोर इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? तेज बोल बेटा, एकदम तेज, वेरी गुड। इंटरेस्ट को वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको दे रखा है, यहाँ देखो इलस्ट्रेशन नंबर 19, आपको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक तरीके से आफ्टर इंटरेस्ट मत लिखो, बिफोर टैक्स है। कितना है? 80। मैं क्या करता हूँ, इसमें इंटरेस्ट वापस से ऐड कर देता हूँ, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट कितना है? डिवेंचर देखो 4 लाख है, डिवेंचर पे रेट भी है इंटरेस्ट की 10%, 4 लाख का 10% 40, तो इसको टोटल करोगे 1 लाख। अब फॉर्मूले में रख दो, ऊपर आएगा प्रॉफिट 1,20,000, नीचे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व और लॉन्ग टर्म डेट, सब कुछ ही आता है। कैलकुलेटर हाथ में लो, इक्विटी 4 लाख ऐड करो, प्रेफरेंस 1 लाख ऐड करो, जनरल रिजर्व 184 ऐड करो, डिवेंचर 4 लाख ऐड करो। कितना आया? करंट लायबिलिटी भी लेंगे क्या? यहाँ क्या बोला है मैंने? तेज बोलो, तेज। करंट नहीं लेते, सिर्फ लॉन्ग टर्म, तो टोटल आ जाएगा 10,80,000, तो 120/1084 कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? बड़ा ही लल्लू क्वेश्चन था। आगे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 20। फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन फ्रॉम अग्रवाल लिमिटेड, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल दे रखी है 24 लाख। कितनी दे रखी है? सेल का वैसे कोई काम तो होता नहीं है, किसी फॉर्मूले में सेल थोड़ी आ रही है, यहाँ फालतू दे रखी है। आगे
टोटल एसेट दे रखी है 12 लाख, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 8 लाख, नेट प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 3 लाख। हमें नेट प्रॉफिट चाहिए या आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए? आफ्टर चाहिए। आफ्टर तो इधर चाहिए, इधर तो क्या चाहिए? बिफोर। अब पूछा क्या है ये देखो, कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न फॉर मैनेजमेंट एंड फॉर शेयर होल्डर। ठीक है, रिटर्न निकालो मैनेजमेंट के लिए और शेयर होल्डर के लिए। मेरी बात सुनो संजय, तेरे हिसाब से इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला शेयर होल्डर के काम आता होगा और कौन सा मैनेजमेंट के काम आता होगा? तेज बोल। शेयर होल्डर को ये वाला काम आता होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी वाला। मैनेजमेंट को ये वाला काम आता होगा। तो मैनेजमेंट के लिए फॉर्मूला लगाओ EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको इसने जबरदस्ती बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में किया है, जैसे करना चाहिए तुम तो वैसे ही करो। EBIT मेरे पास है, देखो तुम ढूंढो चौथे नंबर पे, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन मतलब EBIT। और आफ्टर इंटरेस्ट, अरे भाई इंटरेस्ट देने के बाद कमी होगा ना, इंटरेस्ट देने के बाद 3 लाख रह गया, पहले कितना था? 6 लाख। इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा? पहले 6 था, अब कितना हो गया? तो पहले तो 6 ले लो तुम EBIT, और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो ढूंढो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो सेल होती है, टोटल एसेट में सब आ गई, शेयर होल्डर इक्विटी में तो सिर्फ शेयर होल्डर आएंगे, तो टोटल एसेट ले लो 12 लाख। ये एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट, एसेट कहाँ से आती है? किसके पैसों से आती है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट। एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर आते हैं, इसीलिए तो आते हैं कि जितनी भी एसेट है हमारी उन सबको कंट्रीब्यूट करके, अरे जितनी भी हमारी लायबिलिटी है उनको कंट्रीब्यूट करके हमने क्या खरीदी होगी। तो अगर हमारे पास मजबूरी में ये सब चीज़ें ना हो तो हम टोटल एसेट भी ले सकते हैं। कितनी हमारे पास टोटल एसेट? 12 लाख। ले लो 12 लाख, तो EBIT 6 लाख और ये 12 लाख, 6 लाख अपन 12 लाख कर लो 50। अब वो उसने पता नहीं कौन से कॉम्प्लिकेटेड वे में किया है, आपका आंसर देख लो 50% आ रहा होगा। बाउले ने देखो यहाँ पागल ने क्या करा है, यहाँ ले लिया प्रॉफिट, नीचे ले ली सेल, फिर मल्टीप्लाई करा, ऊपर ले ली सेल और नीचे ले लिया कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल से सेल को काट दिया, ऊपर बचा प्रॉफिट, यहाँ बचा कैपिटल एम्प्लॉयड। यही लगाओ ना, EBIT अपॉन ये 6 लाख भी गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख भी गिवन है। 6 लाख अपॉन 12 लाख कर लो भाई, आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है हुसैन? क्या कि एसेट कैपिटल के बराबर है? हाँ, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल, करंट लायबिलिटी भी हो सकती थी, अगर होती तो, थी नहीं हमारे पास। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फॉर्मूला क्या है? ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 लाख और इक्विटी शेयर होल्डर 8 लाख है शायद, तो 3 लाख अपॉन 8 लाख 37.5। इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया पूरा। इसके बाद आपकी बुक में दे रखा है ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ये काट दो, ये कोर्स में नहीं है। और ड्यू पॉइंट के बाद 21 क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है, वो काट दो, कोर्स में नहीं है। और 22 पे आ जाओ सीधे। देखते जाना। 3000 इक्विटी शेयर है, एक 10 का है, 1500 प्रेफरेंस शेयर है, एक 100 का है। टोटल हो गए 3 लाख और 1.5 लाख, 4.5 लाख। जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इंटरेस्ट भी है और टैक्स भी है। क्या बात है। कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ देखो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कितना है? कैलकुलेटर लो, 2,25,000 और भाई ने इंटरेस्ट खुद ही दे रखा है, माइनस कर दो इंटरेस्ट 45, कितना बचा? 180 और टैक्स भी दे रखा है भाई ने 50%, माइनस कर दो। ये सारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट पे दे रखी है, देखो 90,000 देख लो आराम से। सॉरी, आ गया 90।
पक्का। अब 90,000 आप लोगे ऊपर और नीचे लोगे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कैलकुलेटर हाथ में लो, ऊपर शेयर होल्डर। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे इक्विटी शेयर नहीं बोला, सिर्फ शेयर होल्डर फंड बोला है। तो शेयर होल्डर में इक्विटी भी आ गया और प्रेफरेंस भी आ गया, तो दोनों ले लो। ऊपर इक्विटी दे रखे 3 लाख, प्रेफरेंस दे रखे 1.5 लाख, दोनों को जोड़ो 4.5, और नीचे रिजर्व दे रखे वो भी ले लो। 45, 75, 30 कितने हुए? 1.5। अब मेरी तरफ देखो 4.5 के तो आपके शेयर होल्डर थे। सर आपने तो यहाँ इक्विटी, अरे भाई मैंने फॉर्मूला लगाया रिटर्न ऑन इक्विटी का, उसने रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं पूछा, उसने रिटर्न ऑन शेयर होल्डर पूछा। तो शेयर होल्डर में तो इक्विटी भी आ गया है और प्रेफरेंस भी आ, तो यहाँ इक्विटी भी लो और प्रेफरेंस भी लो। इस फॉर्मूले को चेंज मत करना, लेकिन ये सही है। ये कब लगता है? जब आप क्या पूछते हैं। और तुम चाहो तो मैं एक कॉलम फिर और बना देता हूँ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड करके, तो वो फिर ऐसा बनेगा। नंबर 4, वो ऐसा बनेगा, ऊपर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नीचे बस क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर की जगह शेयर होल्डर फंड, और इसका फॉर्मूला है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व से। ये लो, ये एक और बन जाएगा। हाँ, इक्विटी शेयर आपके कितने हैं? 4.5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 1.5 लाख। और सारे रिजर्व मिला के कितने हो रहे थे? 1.5 लाख। सबको जो 1.5 ही हो रहे थे ना, सॉरी ये 3 लाख था, ये 1.5 था, 4.5, और सारे रिजर्व भी 1.5 थे, तो कितने हुए? 6। अब मेरी तरफ देखो, जो 90,000 आपने कमाए ये रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट भी तो रिजर्व होता है। तो उसने जो रिजर्व दे रखे थे उसमें ये 90 थोड़ी था, ये 90 भी लो। तो 6 लाख में 90 और जोड़ो, 690। तो बेटा नीचे लो 690 और ऊपर लो 90, 90/690 आंसर आ जाएगा कितना? 13.04। अब 23 और 24 इसी पैटर्न का है, आप होमवर्क करोगे। बस ये जो फॉर्मूले लिखा है ना, यही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। कुछ नहीं आया तो मैं बताऊंगा। 23 और 24 सेम ऐसे ही है, ठीक है। हम लोग अगली कैटेगरी कल पढ़ेंगे, लिवरेज रेशो, सेकेंड लास्ट। बाय।